जय हिंद। कल हम लोगों ने 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 16 प्रारंभ किया था। अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 16, जिसमें हम लोगों ने आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में चर्चा किया था। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, आय के चक्रीय प्रवाह के क्या कारण हैं और आय के चक्रीय प्रवाह के कितने मॉडल हैं, उसके बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में, कल के वीडियो में जाना था। और हमने कहा था कि आय के चक्रीय प्रवाह के 3 मॉडल हैं। नंबर 1, आय के चक्रीय प्रवाह का 2 क्षेत्रीय मॉडल, आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल और आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो 12वीं कक्षा के जो फाइनल एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तीनों में से एक प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं कि आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडल या 2 क्षेत्रीय मॉडल पर प्रकाश डालें। तो हमने कहा था कि आय एक प्रवाह है और यह भी बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का निर्माण करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह केवल निर्माता है। हर इंसान निर्माता है और निर्माता होने के साथ साथ हर व्यक्ति उपभोक्ता भी है। मतलब एक ही व्यक्ति है जो उत्पादक भी है और वही व्यक्ति उपभोक्ता हो जाता है। तो उत्पादक होने के नाते हर व्यक्ति या उत्पादक के रूप में हर व्यक्ति आय अर्जित करता है, लेकिन वही उपभोक्ता के रूप में हर व्यक्ति अपने आय को क्या कर देता है, व्यय कर देता है। तो ये जो धन है ना, आज मेरे पास है, कल उसके पास होगा, परसों अगले के पास होगा, कहीं एक जगह स्थिर होता नहीं है। रुपया जहां से चलता है, क्रमिक रूप से घूमते घूमते विभिन्न हाथों में जाते जाते जहां से प्रारंभ हुआ है वहां पहुंच जाता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में मान ले तो भारत में मुद्रा जारी करने वाली जो वित्तीय संस्थान है उसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में नोट जारी करने का एकाधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। आरबीआई का गठन 1935 ईस्वी में किया गया और 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में नोट छापने का प्रदेश है, लेकिन देवास और नासिक के अलावे कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी नोट छापने के प्रदेश हैं। लेकिन इन बंगाल और कर्नाटक वाले में रेयर केस में नोट की छपाई होती है। अधिकतम बार महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश के देवास में ही नोटों की छपाई होती है। तो प्रश्न है कि आरबीआई ने जो नोट जारी किया वह मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार के माध्यम से मार्केट में आता है, लोगों के हाथ में पहुंचता है, लेकिन पुनः व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए उन रुपया को मार्केट में पहुंचा देता है और मार्केट में विभिन्न स्तर होते हुए एक समय ऐसा आता है कि आरबीआई से निकला हुआ वह पैसा, वह नोट पुनः आरबीआई के पास चला जाता है। इस प्रकार से आरबीआई से निकला हुआ नोट बाजार में विभिन्न लोगों के हाथों में सफ़र करते हुए, दौड़ते हुए पुनः आरबीआई के पास चला जाता है, तो चक्र पूरा हो जाता है। इसी चक्र को हम आय के चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न है कि आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है। तो आय के 2 क्षेत्रीय मॉडल कहता है कि आय का प्रवाह जो होता है 2 लेवल पर होता है। आय का प्रवाह कितने लेवल पर होता है? 2 लेवल पर होता है। देखेंगे यहाँ पर आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल पर प्रकाश डालें तो आप लिखेंगे आय के चक्रीय प्रवाह के 2 क्षेत्रीय मॉडल यह बताती है कि आय का प्रवाह केवल 2 स्तर पर होता है। और यह चित्र बना देंगे तो आपको 2 नंबर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो आय के चक्रीय प्रवाह का जो 2 क्षेत्रीय मॉडल है उसमें पहला है उत्पादक, उत्पादक जिसको हम फॉर्म मतलब उद्योग भी कहते हैं, और दूसरा कौन है? घरेलू परिवार। तो होता क्या है कि जो उत्पादक होते हैं, ये जो घरेलू परिवार होते हैं, घरेलू परिवार
घरेलू परिवार क्या करता है कि फर्म को क्या देता है, तो घर जो होता है, परिवार जो होता है, फर्म को भूमि देता है, श्रम देता है, पूंजी देता है। क्योंकि परिवार के पास क्या है, तो भूमि है, श्रम है, पूंजी है। इस भूमि, श्रम और पूंजी के बदले में फर्म, देखेंगे तीर ऐसे बार इधर गया हुआ है और यह तर इधर गया है, तो घर ने दिया भूमि, श्रम, पूंजी, और उद्योग ने क्या दिया, तो भूमि के बदले में लगान दिया, श्रम के बदले में मजदूरी दिया, पूंजी के बदले में क्या दिया, ब्याज दिया। पुनः दूसरे दृष्टिकोण में देखें तो फर्म ने घरेलू परिवार को क्या दिया, वस्तु दिया, और क्या दिया, सेवा दिया। क्योंकि उत्पादन उद्योग में तो सामान बनता है, तो फर्म ने क्या दिया, वस्तु एवं सेवा दिया। तो इस वस्तु और सेवा के बदले परिवार ने फर्म को क्या दिया, तो परिवार उस वस्तु का उपभोग किया तो व्यय किया, और व्यय किया तो जो रुपया इस रूप में यहाँ आया है परिवार में, ये रुपया पुनः कहाँ पहुंच गया, उद्योग में पहुंच गया। तो यहाँ तो ही लेवल है, फर्म से, परिवार से फर्म की ओर गया इस रूप में, और पुनः लगान, मजदूरी और ब्याज के रूप में यहाँ आया, और पुनः घर में जो उपभोग करते हैं तो यह रुपया इस रूप में घूमते हुए कहाँ चला आया, फर्म के पास चला आया। तो यह हो गया आय के दो क्षेत्रीय मॉडल। दूसरा प्रश्न कहता है कि आय के चक्रीय प्रवाह के तीन क्षेत्रीय मॉडल क्या है। तो आय के चक्रीय प्रवाह के तीन क्षेत्रीय मॉडल की बात करें तो यह कहता है कि आय का जो प्रवाह है वह 3 लेवल पर होता है। आय का प्रवाह कितने स्तर पर होता है, 3 स्तर पर होता है। फर्म और घरेलू क्षेत्र के बारे में तो जान ही रहे थे, लेकिन नया कौन आ गया, तो सरकार आ गया। क्योंकि सरकार को भाई टैक्स चाहिए, टैक्स चल देंगे तब तो देश की व्यवस्था चलेगी। तो सीधा यहाँ आया, सरकार आया, फर्म आया और घरेलू क्षेत्र आया। तो 3 स्तर पर यदि इनकम का प्रवाह हो, आय का प्रवाह हो, तो उसको हम आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल कहते हैं। अब कहेंगे मन में कि भाई इसका प्रवाह कैसे होता है, तो हमने अभी पहले यह जाना कि घरेलू क्षेत्र, जो घरेलू क्षेत्र है वो फर्म को क्या देता है। तो यहां से हमने जाना कि घरेलू क्षेत्र फर्म को देता है साधन सेवा। घरेलू क्षेत्र क्या देता है, थोड़ा सा इसको और आसान शब्दों में लिख दिया जाए। आसान शब्दों में क्या लिखा जाए, तो घरेलू क्षेत्र जो है, तीर ऐसे आ रहा है, तो फर्म को क्या देता है, तो फर्म को देता है भूमि, पूंजी और श्रम देता है। फर्म घरेलू क्षेत्र को क्या था, भूमि का दे दिया लगान, पूंजी का दे दिया ब्याज और श्रम का दे दिया मजदूरी, ये दे दिया। अब आगे क्या करेंगे, ये फर्म जो है, घरेलू क्षेत्र फर्म को दे दिया भूमि, पूंजी, फर्म भी इस भूमि के बदले में लगान, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले मजदूरी दे दिया। अब ये जो घरेलू क्षेत्र हुआ, तो लगान, ब्याज और मजदूरी के रूप में इनकम मिला किसको, घरेलू क्षेत्र को। तो घरेलू क्षेत्र टैक्स के रूप में सरकार को कुछ रुपया दे दिया, जितना कमाता है उसमें से कुछ हिस्सा घरेलू क्षेत्र भी टैक्स के रूप में सरकार को दे देता है। तो सरकार जब घरेलू क्षेत्र से कुछ टैक्स प्राप्त करती है, तो सरकार भी घरेलू क्षेत्र को हस्तांतरण, भुगतान, विभिन्न प्रकार के अनुदान या अन्य सहायता के माध्यम से और उस रुपया का परिवार पर व्यय कर देती है। पुनः सरकार और फर्म के बीच में तुलना कर लें, तो फर्म ने सरकार को क्या दिया, टैक्स दिया। क्योंकि कारखाना खुला है, तो कारखाना की सुरक्षा के नाम पर, संरक्षण के नाम पर सरकार ने क्या की, सरकार को फर्म ने क्या दे दिया, टैक्स दे दिया। तो सरकार ने उस टैक्स के बदले में फर्म को क्या दिया, अनुदान। अनुदान क्यों दिया, तो कभी कभी फर्म घाटे में चल जाता है, तो घाटे को भरपाई करने के लिए सरकार फर्म को अनुदान देती है, मतलब सब्सिडी देती है, और फर्म सरकार को क्या दे, टैक्स देती है, ताकि वह समय समय पर फर्म की रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके और देख रेख कर सके। तो ये 3 लेवल पर इनकम का प्रवाह हो गया। इसको हम आय के चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मॉडल के नाम से जानते हैं। अब आता है कि आय के प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल क्या है। तो आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल कहता है कि आय का प्रवाह कितने लेवल पर होता है, तो 4 लेवल पर होता है। नंबर 1 घरेलू क्षेत्र, नंबर 2 फर्म, नंबर 3 विश्व और नंबर 4 में क्या हो गया, सरकार। मतलब आय का प्रवाह यदि 4 लेवल पर हो जाए, 4 स्तर पर आय का वर्गीकरण हो जाए, उसको हम आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल के नाम से जानते हैं। जैसे नंबर 1 में घरेलू क्षेत्र, तो घरेलू क्षेत्र से घरेलू क्षेत्र ने फर्म को क्या दिया, तो उपभोग व्यय दिया। मतलब कारखाना ने जो वस्तु बनाया
उसका घरेलू क्षेत्र क्या करता है, उपभोग करता है, प्रयोग करता है। तो उपभोग प्रयोग करेगा तो पैसा देगा, तो उपभोग का व्यय दे दिया। फर्म ने उद्योग को क्या दिया, तो साधन का व्यय दिया। तो साधन का व्यय क्या दिया, तो परिवार ने दिया था भूमि श्रम पूंजी। तो जो साधन का प्रयोग किया है फर्म, तो भूमि श्रम पूंजी का फर्म ने घरेलू क्षेत्र से लिया, प्रयोग किया है, तो उसके बदले में साधन व्यय दिया। साधन का व्यय क्या हुआ, तो लगान, मजदूरी और ब्याज दिया। अब आइए, तो घरेलू क्षेत्र और फर्म का मामला बराबर हो गया। अब फर्म और सरकार की बात करते हैं। तो फर्म काम करती है, उद्योग काम करती है, तो उद्योग सरकार को क्या देती है, टैक्स देती है। फर्म ने उद्योग सरकार को क्या दिया, टैक्स दिया। तो सरकार ने इस टैक्स के बदले में फर्म को क्या दिया, अनुदान, सब्सिडी, सहयोग दिया। अब देखेंगे, अब सरकार और घरेलू क्षेत्र की बात करें तो सरकार ने घरेलू क्षेत्र को साधन का भुगतान किया, क्योंकि घरेलू क्षेत्र भी सरकार को क्या देती है, टैक्स देती है। मतलब घर से भी लोग अगर कमाता है तो टैक्स देता है, तो उस टैक्स के बदले में सरकार भी घरेलू क्षेत्र को सहयोग करती है। अब आते हैं फर्म और विश्व की बात करते हैं, और विश्व और सरकार की बात करते हैं। तो फर्म ने संसार को क्या दिया, उद्योग संसार के देशों को क्या देती है, तो फर्म ने संसार को आयात के लिए भुगतान। अगर विदेश से हम कोई वस्तु आयात करते हैं, मंगाते हैं, तो फर्म ने उस वस्तु का क्या दिया, आयात किया है, उस सामान का पैसा दिया। विश्व ने फर्म को क्या दिया, तो विश्व जो निर्यात करता है, तो निर्यात के लिए क्या देता है, आय देता है फर्म को। विश्व ने सरकार को क्या दिया, तो विश्व ने सरकार को दिया, सरकारी खाते पर भुगतान दिया। क्या दिया, विश्व ने सरकारी पर क्या दिया, तो विश्व ने सरकार के खाते पर किसी कंपनी को पैसा देती है विश्व, तो सरकार को गारंटी मानकर ही देती है। और सरकार ने विश्व को क्या दिया, तो दूसरे देश की कंपनी अगर अपने इंडिया में काम करेगी तो यह भी उसी प्रकार का क्या देती है, भुगतान देती है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आय के या आय के चक्रीय प्रवाह के 4 क्षेत्रीय मॉडल। तो इस तीनों में से एक प्रश्न हर वर्ष रहता है। आप लोग इस चित्र को भी परीक्षा में लिखकर बड़ी आसानी से, बड़ी सहजतापूर्ण तरीके से 2 अंक अर्जित कर सकते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, तो आय के चक्रीय प्रवाह के हमारे जीवन में क्या महत्व है, आय के चक्रीय प्रवाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि आय के चक्रीय प्रवाह का हमारे जीवन में किसी अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। नंबर 1, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने में। राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने का मतलब, अगर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना हो तो आय के चक्रीय प्रवाह का नॉलेज जरूरी है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान करने में, कोई अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम करती है, तो अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को यदि पता लगाना हो तो आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा। तीसरा, मौद्रिक नीति में सरकार जब मौद्रिक नीति का निर्माण करती है तो मौद्रिक नीति के निर्माण करने में भी आय के चक्रीय प्रवाह का सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि आय के चक्रीय प्रवाह से ही अर्थव्यवस्था में आय, व्यय, बचत, विनियोग, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद असंतुलन, व्यापार का जो उतार चढ़ाव होते हैं, व्यापार में जो उतार चढ़ाव होते हैं, उस उतार चढ़ाव के बारे में जानकारी हमें आय के चक्रीय प्रवाह से मिलता है। उसके बाद आय और रोजगार के निर्धारण में, आय कितना है, रोजगार का स्तर क्या है, इन सारे बातों की जानकारी भी आय के चक्रीय प्रवाह से ही मिलती है। सरकार की आर्थिक नीति के निर्माण में, उसके बाद उत्पादन, आय और व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आय के चक्रीय प्रवाह की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो आय के चक्रीय प्रवाह का किसी अर्थव्यवस्था के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और ये तीनों चित्र आप लोग गौर से एक बार देख लें, और टेलीग्राम चैनल पर डिसेंट आर्ट्स क्लासेज टेलीग्राम पर एक चैनल है, वहाँ आप ज्वाइन करके इन सारे चित्र को आप देख करके निश्चित तौर पे आप 2 अंक हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।